हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आज हमारी यूआर एकेडमी में सबका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने राजस्थान की जनजातियों के संबंध में अध्ययन किया था। उसमें भील जनजाति के संबंध में कथोड़ी, कंजर और जो जनजातियां हैं जैसे सांसी जनजाति है, और इन जनजातियों के संबंध में अपने चर्चा की थी। आज हम बची हुई जो जनजातियाँ जैसे मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और सहरिया जनजाति, ये तीन सबसे बड़ी जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने हमारे जो पिछले अध्याय में जिन जनजातियों के संबंध में चर्चा की थी, उन जनजातियों में राजस्थान की जनजातियाँ राजस्थान की जनजातियों में हमने पिछले अध्यायों में और पिछले जो वीडियोज हमने बनाए थे उसके अंदर हमने जो अध्ययन किया था, उसमें एक तो भील जनजाति जो सिरोही और उदयपुर, भील जनजाति के संबंध में डूंगरपुर में डामोर जनजाति डूंगरपुर में, और कोटा और भीलवाड़ा में जो जनजाति पाई जाती है वो है कंजर जनजाति। फिर हमने इसमें जो अध्ययन किया था, एक तो है भरतपुर और एक झुंझुनू। यहाँ जो जनजाति पाई जाती है वो है सांसी जनजाति, और एक उदयपुर में कथोड़ी जनजाति। इन जनजातियों के संबंध में हमने हमारे पिछले अध्यायों में, चैप्टर में और वीडियोज में हमने इन जनजातियों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो जनजाति लेंगे वो सबसे जो जनजाति होगी वो होगी मीणा जनजाति, जो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, इन तीन जिले जो हैं, ये तीन जिलों के जो क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है वो है मीणा जनजाति के संबंध में। तो आज हम जो जिस जनजाति के संबंध में चर्चा करेंगे वो है हमारी जनजाति है मीणा जनजाति। तो हम आज की जो शुरुआत करते हैं हमारी मीणा जनजाति के संबंध में। मीणा जो जनजाति है वो मीणा जनजाति का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो मीणा शब्द जो है वो मत्स्य या मीन शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मछली। क्या होता है? मछली। मीणा जनजाति मत्स्य या मीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मछली। मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है वो है जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। इन तीन जिलों में जो सबसे ज़्यादा जो जनजाति निवास करती है वो मीणा जनजाति कहलाती है। मीणा जनजाति के संबंध में हमने ये भी पढ़ा था कि यह राज्य की सबसे बड़ी व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। शिक्षित जनजाति, मीणा जनजाति राज्य की सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति मानी जाती है। तीसरी जो जनजाति थी वो गरासिया जनजाति है। चौथी जो है वो सहरिया जनजाति मानी जाती है। तो ये चार जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति, सबसे बड़ी व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने जो है कर्नल जेम्स टोड ने इस जाति का जो मूल निवास है, मूल जो स्थान माना है वो अजमेर से आगरा तक फैली कालीखो पर्वतमाला को माना है। कर्नल जेम्स टोड ने इनका जो मूल निवास, मीणा जनजाति का जो मूल निवास है वो अजमेर से आगरा तक फैली कालीखो पर्वतमाला को माना है। उसके बाद हमने इसमें ये देखेंगे इसके अंदर हम कि जो मीणा जनजाति है वो मीणा जनजाति 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने जो आमेर, जो जयपुर में स्थित है, आमेर पे उस समय मीणाओं का शासन था, तो आमेर में
के जो मीणाओं को पराजित करके आमेर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं, उस समय मीणाओं का शासन था आमेर पर, तो मीणाओं को पराजित करके वहाँ पर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद से यानी कि कोकिल देव के बाद से ही जिस भी नए राजा का जो राज्य तिलक होता था या राज्याभिषेक होता था उस समय, यानी कोकिल देव के बाद के जितने भी राजा हुए, राजाओं का जो राज्याभिषेक किया जाता था, राज्याभिषेक, कोकिल देव के पश्चात आमेर में जितने भी राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था, वो राज्याभिषेक मीणाओं के द्वारा, मीणाओं का जो सरदार होता था वो सरदार अपने रक्त से उन राजाओं का राज तिलक किया करता था। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि एक जो जैन मुनि हुए, जैन मुनि मगर सागर ने एक ग्रंथ की रचना की, या ग्रंथ लिखा था मीणा पुराण। इस मीणा पुराण में जो है भगवान मीन का वंशज माना है, भगवान मीन का वंशज इन मीणाओं को किसने माना है, मगर सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणाओं को जो है भगवान मीन का वंशज माना है, बताया है। और इन्होंने मीणा पुराण में इन मीणाओं की 5200 गोत्र का वर्णन किया गया है, और इन मीणाओं 5200 गोत्र का वर्णन किया गया है, वर्णित है इनमें, और 5200 गोत्रों को 24 खोपों में बांटा है, 24 खोपों में बांटा है इनको, मीणाओं के 5200 यानी 5200 जो गोत्र हैं इनकी, इसमें मीणा पुराण जो ग्रंथ इन्होंने जैन मुनि मगर सागर ने लिखा था, रचना की थी, उसमें मीणाओं की 5200 गोत्र का वर्णन किया गया। उसमें इन 5200 गोत्र को जो है 24 खोपों में बांटा गया है। लेकिन हमारे राज्य में जो मीणा है, हमारे राज्य में जो मीणाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है जमींदार मीणा, एक होता है चौकीदार मीणा। हमारे राज्य में मीणाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा वो होते हैं जो राजा महाराजाओं के समय में कृषि का कार्य किया करते थे, वो जमींदार मीणा कहलाते थे। जो यानी कि जमींदार मीणा वो मीणा जो क्या करते थे, राजा महाराजाओं के समय में खेती बाड़ी का काम या कृषि का काम कार्य किया करते थे। और चौकीदार मीणा वो मीणा होते थे जो राजा महाराजाओं के समय चौकीदारी का कार्य किया करते थे, चौकीदारी का कार्य किया करते थे। उन मीणाओं को चौकीदार मीणा कहा जाता है। दूसरा, हमारे राजस्थान में जो उत्तर पूर्व के जो मीणा है, हमारे राजस्थान में जो उत्तर पूर्व के जो मीणा है इस साइड के, ये उत्तर पूर्व के जो मीणा है ये अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। क्या मानते हैं? उच्च वर्ग की मीणा अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। जबकि जो दक्षिणी राजस्थान के जो मीणा है, ये मीणा निम्न वर्ग का माना गया है। इन मीणाओं को निम्न वर्ग का मीणा माना गया है। तो ये तो भी हमारे मीणाओं के संबंध में सामान्य जानकारी। अब हम इसमें देखेंगे मीणाओं के रीति रिवाज और इनकी विवाह प्रणाली और इनकी मृत्यु के अंदर जो फैली कुछ नई जानकारी जो हम इसमें लेंगे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रीति रिवाज के बारे में, मीणा जनजाति की मीणाओं के रीति रिवाज। तो मीणाओं के रीति रिवाज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनके रीति रिवाज में क्या क्या प्रचलित है। एक तो है गोना, एक है नाता। गोना क्या होता है कि जो इनके जो महिलाएं होती है मीणा जनजाति में, क्या होता है कि इनमें बाल विवाह प्रचलित है, बाल विवाह करवा दिया जाता है। और जब उसकी जो महिला है, जो लड़की जो होती है, वो लड़की यदि वयस्क हो जाने के बाद में, जब ये वयस्क हो जाती है तो उसे उसका गोना करवाया जाता है, यानी कि उसको ससुराल भेजा जाता है।
जिसको क्या कहते हैं, गोना। गोना किया जाता है। गोना का मतलब बाल विवाह हो जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है लड़की का। और जब वो लड़की वयस्क हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको ससुराल भेजने के लिए गोना किया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें नाता, कि यदि कोई महिला अपने पति को छोड़ करके यदि इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है, मीणा जाति की जो महिला होती है, वो क्या करती है, अपने पति को छोड़ देती है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे मीणा व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है। नाता में क्या होता है कि महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के साथ में रहने लग जाती है, जिसको क्या कहते हैं, नाता। ठीक है। दूसरा होता है झगड़ा। एक होता है झगड़ा। झगड़े में क्या होता है कि जो महिला होती है या कोई पुरुष होता है, वो पुरुष क्या करता है, इस किसी शादीशुदा विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है, भगाकर अपने साथ ले जाता है। तो जो भगाकर जो ले जाता है वो क्या करता है, भगाने वाला व्यक्ति जो भगा करके ले जाता है वो क्या करता है, वो उसके पूर्व पति को जो राशि देता है, राशि वसूल करता है। यानी कि जो पूर्व पति जो होता है वो भगाकर ले जाने वाली जो महिला होती है उसके पति से जो राशि वसूल करता है उसको हम कहते हैं झगड़ा। ये क्या होती है, झगड़ा एक राशि होती है जो क्या करता है, जो भगा करके ले जाता है वो उसके पूर्व पति को मुआवजे के रूप में देता है, यानी मुआवजा राशि जिसको हम बोलते हैं। मुआवजा जो राशि होती है उस मुआवजा राशि को ही क्या बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं। इनके विवाह में एक और प्रचलित है जो चीज़ है वो है छेड़ा फाड़ना। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है ये दोस्तों, छेड़ा फाड़ना क्या होता है कि जब विवाहित महिला और उसके पति के बीच में क्या होता है, विवाहित महिला और उसके पति के बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा हो जाता है तो जब झगड़ा हो जाता है तो फिर उसका क्या किया जाता है कि पंचायत, बड़ी पंचायत में जो उसका पति होता है वो बड़ी पंचायत में उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के लिए क्या करता है वो, एक छोड़ने के लिए इसके अंदर एक प्रणाली है कि जो पति जो होता है, इसका जो पति होता है वो पति बड़ी पंचायत में इसकी जो पत्नी होती है, इस पत्नी का जो दुपट्टा होता है, इस दुपट्टे का क्या करता है, टुकड़ा, दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ कर, टुकड़े को क्या करेगा, फाड़ कर बड़ी पंचायत में उसका जो पति होगा वो क्या करेगा, मुखिया के सामने, उसके सामने है ना, बड़ी पंचायत में दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ करके क्या देगा, उसके हाथ में दे देता है। और हाथ में दे देता है तो वो उसका विवाह विच्छेद मान लिया जाता है, यानी कि वो विवाह विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। फिर वो महिला क्या करती है, यानी कि उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। यानी कि बड़ी पंचायत में पंचायत के मुखिया जो होता है उसके सामने यदि उस विवाहित महिला का जो पति होता है वो पति उसके दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ करके उसके हाथ में दे देता है, उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और उसके बाद में उसका जो विवाह है वो विवाह विच्छेद मान लिया जाता है, तलाक मान लिया जाता है। उसके बाद में ये भी माना गया कि ये जो महिला होती है, ये महिला इसके विवाह विच्छेद होने के बाद में ये क्या करती है, एक घड़ा लेकर, घड़े को पानी से भर के अपने सिर पर रख करके वो गांव के तरफ चलती है। और गांव की तरफ चलती है तो फिर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति उस घड़े को फोड़ देता है, जो भी व्यक्ति उस घड़े को फोड़ देता है या उतार देता है, वही उसका भावी पति माना जाता है। इसमें ये एक छेड़ा फाड़ने में ये प्रणाली अपनाई जाती है कि विवाहित महिला का जो पति होता है वो पति क्या करता है, बड़ी पंचायत में उसका जो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया, उस पंचायत के मुखिया के सामने अपनी पत्नी का जो दुपट्टा होता है उसका टुकड़ा फाड़ करके उसके हाथ में दे देता है, उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और फिर वो महिला और उस पति का जो तलाक मान लिया जाता है, विवाह विच्छेद मान लिया जाता है। उसके बाद में वो जो महिला होती है वो महिला पानी से भरे जो उसका जो घड़ा होता है वो सिर पर रख करके गांव की तरफ चलती है। और यदि उस मार्ग के बीच में यदि कोई व्यक्ति उसका घड़े को उतार देता है या फोड़ देता है तो उसका भावी पति माना जाता है। तो ये छेड़ा फाड़ने में ये प्रणाली विवाह से संबंधित है। तो यह है छेड़ा फाड़ना, मीणा जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद में इसमें एक परंपरा जो है वो मोरनी मानना। एक परंपरा का प्रचलन है।
मीणा जनजाति में एक मोरनी मानना, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि मोरनी मानना परंपरा का प्रचलन किस जनजाति में है, तो है मीणा जनजाति में मोरनी मानना परंपरा का प्रचलन है। दूसरा हम इसके देखेंगे गोटन, और एक होता है बडालियो या बडालिया। गोटन मीणा जनजाति में क्या होता है कि जो उनकी जो सहेलियां और जो मित्र होते हैं उनका जो गुरु समूह होता है, यानी कि यूँ कहें कि इन मित्रों या सहेलियों का जो समूह होता है वो समूह ही क्या कहलाता है, गोटन कहलाता है। मीणा जनजाति में मित्रों या सहेलियों का जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है, गोटन कहलाता है। मित्रों या सहेलियों का जो समूह है वो गोटन कहलाता है। बडालियो, यदि विवाहित पति पत्नी के बीच में यदि कोई झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े को यदि किसी की मध्यस्थता यानी कि निपटारा करने के लिए कोई मध्यस्थता की जाती है, तो जो मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है, कराने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि यदि पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए उनके बीच में जो व्यक्ति मध्यस्थता करता है, तो उस मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को ही हम क्या कहेंगे, बडालिया कहेंगे। दूसरा एक शब्द होता है कीक मारी, ये भी मीणा जनजाति में प्रचलन है, पर इसका प्रचलन है कि यदि कोई भी आक्रमण हो जाता है या कोई ऐसा संकट आ जाता है तो संकट या आक्रमण के समय में क्या होता है कि ये तेज आवाज़ निकालते हैं और अपने हाथ को क्या करेंगे, ज़मीन के ऊपर ऐसे मारेंगे, ताली मारेंगे, बजाएंगे, हाथ को जोर जोर से पटकेंगे, हाथ को ज़मीन पर जोर जोर से पटकते हैं और चिल्लाते हैं। क्या करते हैं, जो चिल्लाते हैं, और चिल्लाने की जो आवाज़ ही क्या कहलाती है, कीक मारी कहलाती है। ये भी मीणा जनजाति में प्रचलित है। दूसरा एक शब्द और आता है इसके अंदर, गेली। ये गेली क्या होता है, तो गेली जो होता है वो एक रुमाल से बंधी लकड़ी होती है। जो मीणा जनजाति का जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उस रुमाल से बंधी लकड़ी को अपने हाथ में लेकर के चलता फिरता है या रहता है, जिसको हम क्या कहेंगे, उस रुमाल से बंधी लकड़ी को गेली कहा जाता है। तो हमने इसके अंदर देखा कि मीणा जनजाति में मोरनी मानना परंपरा का प्रचलन है, या मोरनी मानना परंपरा का जो प्रचलन है वो किस जनजाति में है, तो मीणा जनजाति में। कभी भी परीक्षा में ये पूछा जाओ और क्या पूछने लायक है इसके अंदर, ये पूछने लायक किसी में गोटन जो मित्रों या सहेलियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो गोटन कहलाता है। और क्या पूछने लायक है इसके अंदर परीक्षा के अंदर कि बडालिया क्या होता है कि यदि किसी मीणा जो जनजाति होती है उसमें जो विवाहित पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसमें यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े या विवाद के निपटारे के लिए जो व्यक्ति मध्यस्थता करता है, उस मध्यस्थता जो करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बडालिया कहा जाता है। ठीक है। और इसके अंदर हम और क्या आने लायक चीज़ है तो है कीक मारी। ये क्या होता है कि जो मीणा जनजाति का जो मीणा जनजाति में क्या होता है कि जब कोई आक्रमण हो जाता है, संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो उस समय वो क्या करते हैं, जो मीणाओं के जो लोग होते हैं वो अपने जोर जोर से चिल्लाते हैं और हाथ को ज़मीन पर पटकते हैं। तो उस जो आवाज़ को, चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे, चिल्लाना कीक मारी कहलाता है। फिर उसके अंदर और आता है कि गेली क्या होता है। गेली रुमाल से बंधी एक लकड़ी होती है जिसको वीर पुरुष अपने हाथ में लेकर के घूमता रहता है। तो ये हैं इसके कुछ बातें। आगे हम और पढ़ेंगे इसके अंदर कि मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, सबसे बड़ी पंचायत जो होती है मीणा जनजाति की सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो कहलाती है चौरासी। क्या कहलाती है, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो चौरासी कहलाती है। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है, चौरासी कहलाती है। और ये गोवर्धन पर्व पर हथियारों को हाथ में नहीं लेते, उनकी पूजा करते हैं और उनको हाथ में नहीं लेते हैं। गोवर्धन पर्व पर ये अपने हथियारों को हाथ में नहीं लेते हैं ये लोग। सबसे बड़ी पंचायत चौरासी पंचायत कहलाती है। और इनकी जो पंचायत का जो मुखिया है, पंचायत का जो मुखिया है वो मुखिया क्या कहलाएगा, पटेल।
और कथोड़ी जनजाति में हमने देखा कि उसकी कथोड़ी जनजाति में जो नायक, कथोड़ी जनजाति में जो कथा तैयार करती थी उसके दल का जो नेता वो नायक कहलाता था। और उसके बाद हमने देखा दामोर जनजाति में मुखी कहलाता है, भील जनजाति में गमेती है, तदवी वांसाओ है, पालवी ये कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होगा वो पटेल कहलाएगा। गोवर्धन पर्व के ऊपर त्यौहार पर ये क्या करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है इसकी, 84। मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है, 84 कहलाती है। तो ये भी प्रश्न पूछने लायक है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि इनकी जो आराध्य जो देवी है, इनकी आराध्य देवी वो है बाण माता। इनकी आराध्य देवी का नाम है बाण माता। इनके बाण माता इनकी आराध्य देवी है, इनकी कुल देवी है। इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी का नाम है इनकी जीण माता। जीण माता इनकी कुल देवी मानी गई है। और बुज देवता इनके लोक देवता माने गए हैं। और भूरिया बाबा, भूरिया बाबा ये इनके इष्ट देव माने गए हैं। तो ये हमने इसके अंदर मेन जो चीज़ें परीक्षा में आने लायक है कि आराध्य देवी बाण माता इनकी आराध्य देवी कहलाती है। इनकी कुल देवी जीण माता, बुज देवता, लोक देवता जो है वो इनके बुज देवता कहलाते हैं। भूरिया बाबा इनके इष्ट देव माने गए हैं। और करौली जिले में भरने वाला एक मेला है जिसको केला देवी का मेला बोलते हैं। तो इसमें इनका जो नृत्य किया जाता है वो है लांगुरिया नृत्य। ये लांगुरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये है हमारे कुछ मेन मीणा जनजाति के संबंध में हम लेंगे वो है हमारी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति राजस्थान की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। गरासिया जनजाति अपने आप को राजपूत का वंशज मानती है। और ये जनजाति अपने आप को भगवान रामचंद्र का वंशज मानती है। और ये अपने आप को अयोध्या के निवासी, अपने आप को अयोध्या निवासी मानते हैं। गरासिया जनजाति अपने आप को राजपूत का वंशज मानते हुए भगवान रामचंद्र और अयोध्या के निवासी अपने आप को मानते हैं। और भगवान रामचंद्र का वंशज ये अपने आप को मानते हैं। गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, गरासिया जनजाति सिरोही की आबू सिरोही में पिंडवाड़ा जो क्षेत्र या बाकर क्षेत्र, बाकर या बाखर का जो क्षेत्र है वो, और उदयपुर की कोटला ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। गरासिया जनजाति को कर्नल जेम्स टोड इनकी जो उत्पत्ति मानी है वो उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है। और इसका जो अर्थ होता है गवास शब्द, यानी कि जो गरासिया जो शब्द है वो शब्द गवास से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। सर्वेंट या नौकर ये माना है। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया जो शब्द है वो गवास शब्द से माना है इसकी उत्पत्ति, और जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। तो ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। अपने आप को राजपूत की संतान मानते हैं, भगवान रामचंद्र का वंशज मानते हैं और अयोध्या के निवासी अपने आप को ये समझते हैं। दूसरा, सिरोही में जो पिंडवाड़ा जो क्षेत्र है ना, पिंडवाड़ा और बाखर या बाखर क्षेत्र है, उन्हें उनका मूल निवास है ये उदयपुर कोंडा, यहाँ ये सर्वाधिक मात्रा में ये आपको ये देखने को मिलेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने जो गरासिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो गवास शब्द से मानी है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। उसके आगे हम पढ़ेंगे
गरासिया जनजाति के राजस्थान में जो गरासिया जो शब्द है, गरासिया जनजाति जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गरासिया एक गरासिया शब्द में दो प्रकार के होते हैं। एक तो है बील गरासिया देखने को मिलेंगे और एक देखने को मिलेंगे अपने को गमेती गरासिया। बील गरासिया और गमेती गरासिया ये दो इनकी शाखाएं हैं हमारी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। गरासिया जनजाति की बील गरासिया और गमेती गरासिया। बील गरासिया में और गमेती गरासिया में क्या फ़र्क है कि इसमें जो स्त्री होती है वो स्त्री बील होती है, बील जो स्त्री होती है, और जो पुरुष जो होता है वो गरासिया होता है। यदि कोई गरासिया पुरुष गरासिया यदि किसी बील स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो बील गरासिया कहलाता है। यदि कोई पुरुष जो है, यदि गरासिया पुरुष किसी बील स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो जो कहलाता है बील गरासिया। और गमेती गरासिया, गमेती क्या है? गमेती बील जो जनजाति है या बीलों के जो मुखिया है, बील पालों का जो मुखिया वो गमेती कहलाता है। और यानी कि ये बील शब्द से बना है, ये गमेती क्या है? बीलों में आता है। तो जो गमेती है इसका मतलब बील क्या होगा? यहाँ पर पुरुष होगा। अब यदि कोई बील पुरुष किसी गरासिया स्त्री, ये स्त्री कौन सी होगी? यदि कोई बील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो उस विवाह को हम क्या कहेंगे? उससे जो शाखा बनेगी उसको बोलेंगे हम गमेती गरासिया। गरासिया की दो शाखाएं हैं, बील गरासिया, गमेती गरासिया। बील गरासिया में बील स्त्री होगी और गरासिया पुरुष कहलाएगा। यदि कोई गरासिया पुरुष या पुरुष गरासिया किसी बील स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो बील गरासिया कहलाता है। और गमेती गरासिया चूँकि जो गमेती जो शब्द है वो बीलों से लिया गया है, यानी कि ये जो पहले बील जो पहला शब्द जो आ रहा था वो स्त्री थी तो यहाँ पर पुरुष हो जाएगा। तो जो गमेती जो पुरुष होगा वो क्या होगा? बील पुरुष, और गरासिया होगी स्त्री। यदि कोई बील पुरुष जो है यदि किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो कहलाएगा गमेती गरासिया। तो ये दो प्रकार की गरासियाँ हमें देखने को मिलेंगे राजस्थान में, बील गरासिया और गमेती गरासिया। बील गरासिया स्त्री बील होगी और पुरुष गरासिया होगा, विवाह हो जाएगा तो उसको हम बील गरासिया बोलेंगे। और यदि कोई बील पुरुष यदि किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, गमेती गरासिया। अगला हम गरासिया जनजाति में देखेंगे इनके रीति रिवाज। इनके रीति रिवाज के संबंध में हम इसमें देखेंगे। तो जो गरासिया जनजाति में जो रीति रिवाज जो है, तो एक तो इसके अंदर जो परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होगा वो पिता होगा। इनके परिवार का मुखिया पिता इनके परिवार का जो मुखिया होंगे। दूसरा, इसके अंदर भीलों के गरासिया जनजाति में जो विवाह की जो इसमें कुल जो विवाह के जो प्रकार हैं वो विवाह के जो प्रकार इस प्रकार से हैं। एक तो इनमें जो विवाह के जो प्रकार पाए जाते हैं, जो विवाह की जो प्रणालियाँ होती है वो होती है एक तो मोरबंदिया विवाह। दूसरा, पहरावना विवाह। तीसरा विवाह इसके अंदर जो प्रणाली मानी गई है वो है ताड़ना। मेलवी। और चौथी है नाता विवाह। तो ये इसमें विवाह की इसमें रस्में पाई जाती है। मोरबंदिया, ये इसको ब्रह्म विवाह भी कहा जाता है। इसमें 7 फेरे लिए जाते हैं और ब्रह्म विवाह इसमें ब्राह्मण की आवश्यकता होती है जो इसके 7 फेरे करवाते हैं, मंत्रोच्चारण किया जाता है। इसके अंदर पहरावना विवाह के अंदर केवल नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। इसमें किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो पहरावना विवाह इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं और ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह के अंदर क्या होता है कि इसमें न तो इसमें फेरे होते हैं, ना किसी प्रकार की कोई चमड़ी होती है, ना किसी प्रकार कोई तोरण होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें से।
ताड़ना विवाह में न तो फेरे लिए जाते हैं, ना चवरी होती है, ना कोई तोरण होता है। केवल वर और वधू जो है वो एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं, तो ये ताड़ना कहलाता है। और इसमें एक जो है वो दापा, एक मेन चीज़ याद रखना। दापा क्या होता है? दापा इसके अंदर क्या होता है कि दापा एक कन्या मूल्य होता है, कन्या का एक मूल्य होता है, कन्या मूल्य को ही दापा कहा जाता है। ताड़ना के अंदर फेरे चमरी तोरण कुछ भी नहीं होता है, केवल कन्या मूल्य दिया जाता है। कौन देगा? जो वर पक्ष जो है, जो वर पक्ष होगा, जो वर पक्ष होता है वो वर पक्ष क्या करता है? वधु पक्ष को जो कन्या का मूल्य दिया जाता है उस मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? दापा कहा जाता है। तो ये राशियों में पाया जाता है दापा। कन्या मूल्य होता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कन्या का जो मूल्य दिया जाता है, जो रकम दी जाती है विवाह की, वो रकम क्या कहलाती है? दापा कहलाती है। मेलवी विवाह की प्रणाली में क्या होता है कि इसके अंदर विवाह खर्च को कम करने के लिए, विवाह खर्च अगर ज़्यादा नहीं हो, विवाह खर्च को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो कन्या होती है, जो महिला होती है, उस महिला को वर पक्ष के यहाँ छोड़ दिया जाता है। यानी कि मेलवी के अंदर क्या होता है कि वधू को या जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, उसको पुरुष के वहाँ छोड़ दिया जाता है। केवल लड़की को लड़के के घर पे छोड़ दिया जाता है। इसको मेलवी यानी मेलना, है ना, मेल दिया या छोड़ दिया जाता है। नाता में आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को भगा करके लेकर चला जाता है, ठीक है ना, भगा करके ले जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नाता कहते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? भगा कर ले जाता है। या कोई महिला किसी अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ में जाकर के रहने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? नाता विवाह कहा जाता है। तो इसके अंदर यह है अपने विवाह से संबंधित कुछ बातें। अब इसके रीति रिवाज में हम कुछ और देखेंगे मृत्यु से संबंधित। इनके जो मृत्यु भोज हैं वो मृत्यु भोज क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कांदिया, मेक या गेह। यानी कि मृत्यु भोज कहलाते हैं कांदिया, मेक या गेह का मृत्यु भोज कहलाते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो शिशु होता है, इनका जो शिशु या बच्चा जो होता है, उसकी नाल को काटना और उसको गाड़ दिया जाता है। यानी कि जो शिशु होता है वो जो जन्म लेता है उसकी जो नाल को काट करके उसको गाड़ दिया जाता है, जिसको अनाला मोरियु प्रथा कहा जाता है। पहला होता मृत्यु भोज, कांदिया में क्या गेह कहलाता है। अनाला मोरियु प्रथा, यह जो शिशु होता है उसकी नाल को काटना और उसको गाड़ने की जो प्रथा होती है उसको अनाला मोरियु प्रथा कहा जाता है। तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे थारिया या हारी। थारिया या हारी, थावरी या हारी, ये एक सामूहिक कृषि प्रणाली होती है। यानी कि सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसको थावरी या हारी कहा जाता है। कि ग्रासीय जनजाति में जो सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है या प्रणाली अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? थावरी या हारी कहा जाता है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि इनकी जो मृत्यु होती है उस मृत्यु का जो स्मारक बनाया जाता है। ग्रासीय जनजाति में जो मृत्यु जो स्मारक होता है उस मृत्यु स्मारक को हुर्रा या योगी कहा जाता है। इनमें जो मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के उपरांत में इनका जो स्मारक बनाया जाता है जिसको मृत्यु स्मारक बोलते हैं, वो मृत्यु स्मारक क्या कहलाता है? हुर्रा या योगी कहा जाता है। और इस मृत्यु के अंदर इसमें एक प्रणाली इसके अंदर ये भी है ग्रासीय जनजाति के अंदर कि इनकी मृत्यु होने के बाद में मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके 12वें दिन इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार कब किया जाता है? 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन। मृत्यु से जो 12वें दिन इनका क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हमने इसमें देखा कि इनका जो मृत्यु भोज है वो कांदिया में क्या गेह कहलाता है। शिशु की नाल को काटना और उसको गाड़ना, है ना,
अनाला मोरियो प्रथा कहलाता है। थावरी या हारी सामूहिक रूप से ग्रासीय जनजाति में सामूहिक रूप से कृषि करने की जो प्रथा होती है या प्रणाली होती है उसको क्या कहा जाता है? थावरी या हारी कहा जाता है। दूसरा, इनके जो मृत्यु जो स्मारक होते हैं, मृत्यु पर जिनकी स्मारक बनाई जाती है उसको हुर्रा या योगी कहा जाता है। इनके अंदर मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु से 12 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार इनका किया जाता है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे ग्रासीय जनजाति के अंदर इनमें एक इनके जो त्योहार या पर्व आखा तीज से प्रारंभ हो जाते हैं। इनके ग्रासीय जनजाति के जो त्यौहार और जो पर्व होते हैं वो आखा तीज से प्रारंभ हो जाते हैं। और इनके जो मुख्य जो त्यौहार है, इनके जो मुख्य त्यौहार है वो गणगौर और होली, गणगौर और होली इनके मुख्य त्यौहार माने गए हैं। और इनके ग्रासीय जनजाति में गणगौर के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहलाता है गौरी नृत्य। गणगौर के अवसर पर जो नृत्य करते हैं वो गौरी नृत्य है। और नवरात्रा के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो गरबा नृत्य कहलाता है। त्यौहार और पर्व जो होते हैं ग्रासीय जनजातियों के वो आखा तीज से प्रारंभ हो जाते हैं। इनके जो मुख्य त्यौहार माने गए वो गणगौर और होली इनके मुख्य त्यौहार माने गए हैं। गणगौर के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है गौरी नृत्य किया जाता है। और नवरात्रा के अवसर पर ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो गरबा नृत्य कहलाता है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि इनके जो गर होते हैं वो गर गेर कहलाते हैं। ग्रासीय जनजाति के जो गर हैं वो गेर कहलाते हैं। और इनके जो गाँव है वो पाल कहलाते हैं। ठीक है, भीलों की तरह इनके घर भी पाल कहलाते हैं। और इनकी जो गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, गांव की छोटी जो इकाई होती है, इकाइयाँ जो होती है वो फालियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? फालियाँ कहलाती है। और फालियाँ कहलाते हैं। और इनका जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है वो कहलाता है सहलोत। सहलोत इनके गांव का मुखिया कहलाता है। गांव पाल कहलाते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया कहलाती है। गांव का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। नवरात्रा पर गरबा नृत्य किया जाता है। गणगौर के अवसर पर गौरी नृत्य किया जाता है। इनका मुख्य त्यौहार गणगौर और होली है। त्यौहार जो पर्व जो आखा तीज से प्रारंभ हो जाते हैं। और इनमें ग्रासीय जनजाति में बटाईदारी कृषि की व्यवस्था होती है। बटाईदारी कृषि की व्यवस्था होती है। ये जो बटाईदारी जो कृषि होती है 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है छोटा, हाड़ी और हासिल। छोटा बट, हाड़ी बट और हासिल बट, ये बटाईदारी कृषि के प्रकार हैं। बटाईदारी कृषि की व्यवस्था होती है ग्रासीय जनजाति में। छोटी बट या छोटा बट, हाड़ी बट और हासिल बट, ये बटाईदारी कृषि के इसमें प्रकार माने गए हैं। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे ग्रासीय जनजाति के अंदर कि ग्रासीय जनजाति के अंदर देखेंगे कि इनके जो पवित्र जो पक्षी होता है वो होता है मोर। और जबकि मोर जो है वो कंजर जनजाति अपने भोजन में सबसे ज़्यादा खाती है। ये इसको मोर का जो मांस है सर्वाधिक पसंद करते हैं कंजर जनजाति। जबकि मोर जो है वो इन ग्रासीय जनजाति का पवित्र पक्षी माना गया है। और इनका जो पवित्र जो रंग है, इनका जो पवित्र जो रंग है वो रंग है सफ़ेद। इनका पवित्र रंग कौन सा है? तो वो है सफ़ेद रंग। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे इनका जो पवित्र स्थान, ग्रासीय जनजाति जो पवित्र जो स्थान है वो माउंट आबू सिरोही में है। और स्थान कौन सा है? नक्की झील। ये इनका पवित्र स्थान माना गया है।
स्थान माउंट आबू सिरोही में इनका ये नक्की झील इनका पवित्र स्थान माना गया है, जहाँ ये क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन ये वहाँ पर क्या करते हैं, माउंट आबू नक्की झील में अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ होती है उस अस्थियों का इनका ये वहाँ पर विसर्जन करते हैं। जो दूसरा इसके अंदर देखेंगे कि जो इनमें कुंवारी जो लड़कियाँ होती है, कुंवारी जो लड़कियाँ होती है वो लाख का जो चूड़ा पहनती है, लाख का चूड़ा कुंवारी लड़कियां पहनती है, लाख का चूड़ा पहनती है। और जो विवाहित जो महिलाएं होती है वो हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। कुंवारी लड़कियां लाख का चूड़ा पहनती है और जो विवाहित महिलाएं होती है वो हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। और इनकी जो भाषा होती है वो भाषा कुछ भाषाओं का मिश्रण होती है। किन किन भाषाओं का मिश्रण होती है, वो गुजराती, बीली, क्योंकि बीलों के से उत्पन्न ये जो है वो है, इसलिए गुजराती, बीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी, इन भाषाओं का जो मिश्रण है वो इन मिश्रण ही ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो गुजराती, बीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी जो भाषा होती है वो भाषा का ये मिश्रण मानी गई है। दूसरा जो हम देखेंगे ग्रासीय जनजाति के जो मेले, इनके जो प्रमुख जो मेले कौन कौन से हैं, इनके जो प्रमुख मेले हैं वो पहला है गोटिया अम्बा का मेला जो पड़ता है बांसवाड़ा में, गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। दूसरा हम इसके अंदर मेला जो है वो है चित्र विचित्र का मेला, चित्र विचित्र मेला ये पड़ता है कोटड़ा, उदयपुर में लगता है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा मेला वो है मनखारो मेला, मनखारो मेला ये पड़ता है सियावा सिरोही के अंदर। और जो चौथा जो इनका मेला पड़ता है वो सियावा सिरोही के अंदर ही पड़ता है और वो है गणगौर मेला। ये भी कहाँ पड़ता है, सियावा सिरोही के अंदर ही इनका ये मेला पड़ता है। और ग्रासीय जनजाति के जो विकास, इनके विकास के लिए एक संस्था काम करती है और उस संस्था का जो नाम है वो संस्था यानी सहकारी संस्था, जो संस्था वो कौन सी संस्था है, सहकारी संस्था कार्य कर रही है। ग्रासीय जनजाति के विकास के लिए एक सहकारी संस्था काम कर रही है। उस सहकारी संस्था का नाम क्या है, हेलरू। क्या है, हेलरू। तो दोस्तों हमने इसके अंदर देखा यह ग्रासीय जनजाति के संबंध में कुछ मूल बातें हैं जो परीक्षा में पूछने लायक है। इनके मेले कौन कौन से हैं, तो मेले गोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है, चित्र विचित्र मेला जो कोटला उदयपुर में पड़ता है, मनखारो मेला जो हमारे सियावा सिरोही में पड़ता है, और चौथा जो अंतिम जो है इनका गणगौर मेला जो है वो कहाँ पड़ता है, सियावा सिरोही के अंदर ही पड़ता है। मनखारो मेला सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय सबसे बड़ा मेला इनका माना गया है। ग्रासीय जनजाति का जो विकास हेतु एक सहकारी जो संस्था कार्य कर रही है वो सहकारी संस्था का नाम क्या है, हेलरू। ये भी एक परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। इनकी जो भाषा होती है वो गुजराती, भीली और मेवाड़ी और मारवाड़ी की मिश्रण से बनती है। इनके जो मिश्रण से जो इनकी भाषा बनी है। इनकी कुंवारी लड़कियां जो हाथों में लाख का चूड़ा पहनती है, जबकि विवाहित महिलाएं हाथी दांत की चूड़ियां पहनने का यह इस्तेमाल करती है। तो ये हमने इसके अंदर देखा। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर ये जो चारपाई, इनकी जो चारपाई जो होती है वो खाटला कहलाता है, चारपाई खाटला कहलाता है। और इनका जो गड़ा होता है या मटकी जो होती है, इनकी मटकी या गड़ा, ये क्या कहलाता है, वो कहलाता है माटला। चारपाई खाटला कहलाती है, इनकी जो मटकी या जो गड़ा होता है वो माटला कहलाता है। और इनकी जो आटा पीसने की जो चक्की होती है, आटा पीसने की जो गट्टी होती है या चक्की होती है जो हाथ से चलाई जाती है, किससे चलाई जाती है, हाथ की आटा पीसने की जो चक्की होती है वो कहलाती है गेंटी।
तो ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे कि इनकी जो चारपाई होती है वो खाटला कहलाती है, मटकी या जो घड़ा होता है वो माटला कहलाता है, और हाथ से चलाने वाली आटा पीसने की जो चक्की होती है इनकी, या गट्टी कहते हैं उसको, मिट्टी की बनी होती है वो भी, या पत्थर की बनी होती है, इसको गेटी कहा जाता है। तो ये हमारे इसके अंदर यह है गरासिया जनजाति के संबंध में। अब अगला हम पढ़ेंगे इसमें वो है सहरिया जनजाति। हमने जो पढ़ा था सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है वो बारह जिले में, एक तो है किशनगंज और दूसरा है शाहबाद। 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद का जो क्षेत्र है पंचायत समितियों का, उस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो है हमारे सहरिया जनजाति। यह सहरिया जनजाति अपने राज्य में जो कुल जो आदिवासी जनजाति है, कुल आदिवासी जनजातियों का जो आदिवासी जनसंख्या है, कुल राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या जो है उसका 0.99% है। लेकिन 0.99% में जो 12 और किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसकी 99.2% है इसकी। हमारे सहरिया जनजाति जो राज्य की कुल जो आदिवासी जनसंख्या है उसका 0.99% सहरिया जनजाति है। उस सहरिया जनजाति में से 0.99% जो है उसमें से किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में जो आदिवासी जनसंख्या है उसका 99.2%। इस 12 की किशनगंज और शाहबाद पंचायत समितियों के क्षेत्र में ये जनसंख्या के क्षेत्र के हिसाब से ये यहाँ पे निवास करती है। तो यह सहरिया जनजाति का निवास स्थान। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति जो है यह किस शब्द से बना है? तो जो सहरिया जो जनजाति है उस सहरिया जो शब्द है वो एक शहर शब्द से बना है, शहर शब्द। और ये जो शहर शब्द है ये फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी शब्द से लिया गया है। और इस शहर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। इसलिए ये जंगल में निवास करती है यह जनजाति। और शहर शब्द से बना सहरिया, और यह शहर शब्द जो है वो एक फारसी शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जंगल। दूसरा हम इसमें देखेंगे जो कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। एक पुस्तक लिखी है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में इस सहरिया जनजाति को जो है वो बीलों की एक शाखा माना है, बीलों की एक शाखा कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में माना है कि ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जो जनजाति है उसको बीलों की एक शाखा माना है। यह राज्य के कुल जो आदिवासी जनसंख्या है वो 0.99% है। उसमें से जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति 0.99% है कुल जो आदिवासी जनसंख्या है उसका। उसमें से किशनगंज और शाहबाद में 99.2% इसकी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सहरिया जो शब्द है वो शहर शब्द से बना है जिसका जो एक फारसी शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ शहर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में बीलों की एक शाखा माना है सहरिया जनजाति को। अब हम पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के रीति रिवाज के संबंध में। अब हम इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे इनके रीति रिवाज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके रीति रिवाज को याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक ये है
इसको रीति रिवाज याद करने की एक लाइन है, एक ट्रिक है ये। इसको याद करने के बाद आपको ये बिल्कुल सरल लगने लगेगा कि अब इसको याद कैसे करना है। इसको याद ऐसे करना है, टसक से, TSKS का मतलब टसक से, टसक से फिर लब, FR, F का R का मतलब होता है फिर लब, हिला, HLA हिला, टसक से फिर लब हिला, टसक से फिर लब हिला, HLA का मतलब हो गया हिला, KPLA कपिलवा, कपिला, टसक से फिर लबिला, कपिला। और इसको तो आपको ऐसे ही याद करना है, GKT DKT, ये KT और KT सेम है, केवल G की जगह D आ जाएगा, GKT और DKT और PSK, इस तरह से आपको ये याद करना है। अब इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि अब इसको याद करने के लिए इसमें खास क्या है, तो खास इसके अंदर है TSKS, टी का अर्थ होता है टापरी, S का हो गया सहरोल, K का कोतवाल और S का सहराना। TSKS टापरी, सहरोल, कोतवाल और सहराना, ये हमारे पास 4 शब्द, 4 जो अक्षर से हमने टसक से बनाया था उसका ये बना टापरी, सहरोल, कोतवाल और सहराना। आखिर है क्या ये चीज़, तो ये है टापरी। टापरी क्या है कि जो सहरा जनजाति के जो घर होते हैं, इन घरों को टापरी कहा जाता है। सहरा जनजाति के जो घर होते हैं उन घरों को टापरी कहा जाता है। सहरोल, इनके जो गांव होते हैं, सहरा जनजाति के जो गांव होते हैं उन गांवों को सहरोल कहा जाता है। दूसरा कोतवाल, सहरा जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखिया क्या कहलाता है, कोतवाल। सहरा जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखिया कोतवाल कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सहराना, इनकी जो बस्तियां होती है, सहरा जनजाति की जो बस्तियां होती है वो बस्तियां सहराना कहलाती है। तो टसक से हमने इन 4 चीज़ों को याद कर लिया। टापरी, सहरा जनजाति के जो घर होते हैं वो घर टापरी कहलाते हैं। सहरोल क्या होते हैं, इनके जो गांव होते हैं सहरा जनजाति के, वो गांव जो होते हैं वो गांव सहरोल कहलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कोतवाल, के का कोतवाल पढ़ा था अपन ने। कोतवाल, इनका जो मुखिया होता है सहरा जनजाति का वो कोतवाल कहलाता है। इसी प्रकार से हमने गरासिया जनजाति में पढ़ा था, गरासिया जनजाति का जो अपने मुखिया जो होता है गरासिया जनजाति का, वो मुखिया क्या कहलाता है, सहरोल कहलाता है, सहलोत कहलाता है। तो सहराना, इनकी जो बस्तियां होती है सहरा जनजाति की वो बस्तियां सहराना कहलाती है। ये हमने देखा था इस टसक से बनने वाली 4 चीज़ें जो परीक्षा में पूछने लायक हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे फिर लब से क्या होता है, तो फिर लब से होगा अपने क्या होगा, फिर लब से, तो फिर लब से जो होगा वो होगा अपने फर्रा, फिर एफ आर हो गया फाग और राई। फाग और राई नृत्य होते हैं हम, और लब एल और बी, लब का मतलब एल का हो गया लेंगी एक खेल होता है, और बी का होता बंगल। ये 4 चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे कि ये क्या होता है। फिर फाग और राई, एल का हो गया लेंगी खेल और बी का हो गया बंगल। अभी ये क्या है, ये हैं इनके, ये फाग और राई ये सहरा जनजाति होली के अवसर पर, या होली का जो त्यौहार होता है या होली के अवसर पर जो नृत्य करते हैं वो नृत्य फाग और राई नृत्य किया जाता है। तो सहरा जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य होते हैं वो फाग और राई नृत्य कहलाते हैं। और लेंगी खेल, ये खेल कब खेलते हैं, जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति पर ये जो खेल खेलते हैं वो खेल क्या कहलाता है, लेंगी खेल कहलाता है। तो फाग और राई होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं इनके, और मकर संक्रांति पर ये खेल खेलते हैं उसको लेंगी खेल कहा जाता है। और बंगल क्या होते हैं, ये बंगल होते हैं इनके, ये जो नृत्य करते हैं उन नृत्यों का जो सामूहिक जो स्थल होता है, जिस जगह ये नृत्य करते हैं वो नृत्यों का जो सामूहिक जो स्थल होता है वो बंगल कहलाता है। तो अपन ने फिर लब से अपन ने ये 3 चीज़ें और देख ली इसके अंदर कि फाग और राई होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं, लेंगी खेल मकर संक्रांति पर जो खेल खेला जाता है उसको लेंगी खेल कहा जाता है, नृत्यों का जो सामूहिक जो स्थल होता है वो बंगल कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर HLA का अर्थ क्या होता है। तो HLA में हम लेंगे
H, L और A। H का हो गया हिंडा, ये गीत, ये हो जाएंगे गीत है और ये नृत्य है, ये ध्यान रखना है। और गीत, हिंडा गीत हो गए, और L लहंगी, और A का हो गया आला, आला, ये हो गए इनके गीत। ये दीपावली के अवसर पर गाते हैं, ये दीपावली के अवसर पर गाते हैं। सहरिया जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो हिंडा गीत कहलाते हैं। दूसरा हम देखेंगे लहंगी और आला जो गीत है वो इनके द्वारा वर्षा ऋतु पर जो गीत गाए जाते हैं वो लहंगी और आला गीत गाए जाते हैं। और दीपावली के अवसर पर सहरिया जनजाति के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो हिंडा गीत कहलाते हैं। तो हमने इसके अंदर HLA का अर्थ भी अपन ने देख लिया। अब हम देखेंगे KPLA कपिला क्या होता है ये। तो KPLA का जो होता है वो ये होता है KPLA कपिला। इसके अंदर हम देखेंगे KPLA का मतलब होता है कार्तिक पूर्णिमा, K का मतलब कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनके कपिल, KP का मतलब कपिल दारा का जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को KPLA कपिल दारा का मेला लगता है। और LA कपिल दारा का जो V आएगा यहाँ पे VA, तो कपिल वाह है ना। तो इसका हो जाएगा कपिल दारा का जो मेला पड़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और वैशाख अमावस्या, इस वैशाख अमावस्या को जो मेला पड़ता है इनका वो है सीताबाड़ी का मेला। यह सीताबाड़ी का जो मेला है वो वैशाख अमावस्या को पड़ता है। और ये बढ़ता कहाँ पर है? 12 में केलवाड़ा नामक स्थान पर ये सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। यह मेला जो है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेनेश्वर धाम का मेला कहलाता है, जहाँ बिलों का प्रसिद्ध मेला पड़ता है वहाँ पे। और सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो सीताबाड़ी का मेला पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है? सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। आदिवासियों का सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, 12 के केलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता। कब बढ़ता है? वैशाख अमावस्या के दिन बढ़ता है। और यह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और अब हम इसके अंदर देखेंगे तो ये हो गया अपने इसके अंदर KPVA। KP का मतलब कपिलवा, इसमें याद रखना कपिलवा। अब है GKT का अर्थ हो गया, इसका G का हो गया गोपना, K का हो गया कोरुआ और T का हो गया टोपा। ये क्या होता है? गोपना, कोरुआ, टोपा, GKT। गोपना, कोरुआ, टोपा क्या होता है? ये क्या करते हैं कि सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहते तो ये क्या करते हैं? पेड़ों के ऊपर एक झोपड़ी बनाते हैं जो मचाननुमा लगती है, खेतों पर मचान बनाते हैं। उसी प्रकार से पेड़ों के ऊपर ये जो झोपड़ी बनाते हैं उस झोपड़ी को, और ये झोपड़ी होती है पेड़ों पर रहने के लिए क्या करते हैं? एक झोपड़ी बनाते हैं। उस झोपड़ी को ही क्या कहा जाता है? गोपना, कोरुआ और टोपा कहा जाता है। तो ये भी कभी कभी परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं कि सहरिया जनजाति के द्वारा पेड़ों पर बनाई जाने वाली झोपड़ी क्या कहलाती है? तो गोपना या कोरुआ या टोपा कहलाती है। तो ये हो गया अपने GKT का अर्थ हो गया। अब DKT क्या है वो देख लेते हैं अपन। इसमें DKT, अब हम इसमें देखेंगे कि D जो होता है वो होता है दुर्गा। D का हो गया दुर्गा या काली माता, जिसको अपन कहते हैं दुर्गा या काली माता, ठीक। K का हो गया कोडिया देवी, और T का हो गया तेजा जी। तो दुर्गा और काली माता जो है वो सहरिया जनजाति की जो है वो ये की उपासना करते हैं। ये इसकी उपासना करते हैं, अर्थात ये इसकी
उपासक देवी हो गई। दुर्गा और काली माता इनकी उपासक देवी हो गई, इनकी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इनसे। और जो कोडिया देवी है ये इनकी सहरिया जनजाति की कुल देवी कहलाती है। कोडिया देवी इनकी कुल देवी कहलाती है। दुर्गा और काली माता इनके उपासक देवी हैं। और तेजाजी इनके लोकप्रिय देवता है। और जहाँ ये इनका तेजाजी का पशु मेला भी यहाँ बढ़ता है 12 जिले के अंदर। तो डीकेटी का हमने देख लिया, जीकेटी का हमने देखा गोपना, कोरवा, टोपा। डीकेटी का हमने देख लिया दुर्गा और काली, कोडिया देवी और तेजाजी इनके लोकप्रिय देवता है। कोडिया देवी इनकी कुल देवी है। दुर्गा और काली माता इनकी उपासक देवी कहलाती है। तो हमने ये देख लिया। अगला हम देखेंगे इसके अंदर पीएसके, ये क्या होता है। पीएसके में हम देखेंगे कि पी का होता है पंछा, एस का हो गया सलूका और के का हो गया खपट्टा। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पंछा जो होता है वो जो ऊंची जो धोती पहनते हैं, घुटनों तक ऊंची धोती जो पहनते हैं सहरिया जनजाति के जो लोग पुरुष, ये जो पुरुष जो धोती पहनते हैं है ना, इस धोती को पंछा कहा जाता है। पुरुष लोग जो धोती पहनते हैं, घुटनों तक ऊंची जो धोती पहनते हैं, उस धोती को पंछा कहा जाता है। और ये जो पुरुष लोग जो हैं इनके, ये पुरुष जो अंगरखी पहनते हैं, अंगरखी, सहरिया जनजाति के जो पुरुष अंगरखी पहनते हैं उस अंगरखी को क्या कहा जाता है, सलूका कहा जाता है। और खपट्टा क्या होता है, यह एक साफा होता है जो पुरुष लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। तो सहरिया जनजाति के द्वारा पुरुषों के द्वारा जो साफा पहना जाता है उस साफे को क्या कहा जाता है, खपट्टा कहा जाता है। और सलूका क्या होता है, यह एक अंगरखी होती है जो सहरिया जनजाति के लोग अपने बदन के ऊपर इसको धारण करते हैं। दूसरा होता है पंछा, पुरुष जो लोग होते हैं वो जो धोती पहनते हैं, घुटनों तक ऊंची धोती जो पहनते हैं वो धोती पंछा कहलाती है। तो पीएसके का मतलब क्या हो गया, पंछा, सलूका और खपट्टा। पुरुष धोती होती है, पंछा ये अंगरखी होती है इनकी, और ये इनका साफा होता है। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो ये हमने इसके अंदर कुछ इस एक लाइन से अपन ने इतनी सारी चीजें क्लियर कर ली। टीएसकेएस टसक से, फिर लब हिला, कपिलवा, जीकेटी डीकेटी, केवल केटी दोनों में सेम है, जी की जगह डी लिख देना और पीएसके। ठीक है, आप चाहो तो इसको पाकिस्तान से भी याद कर सकते हो, पीएसके है ना, पीएसके, पीके का हो गया, पाकिस्तान से भी इसको याद कर सकते हो। तो ये एक लाइन से आप इतनी सारी चीजें याद कर सकते हो। दूसरा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि एक तो होता कुशीला, एक होता बडेरी। ये क्या चीज होती है, तो जो सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने घरेलू सामान रखने के लिए जो कोठरी बनाते हैं घरों में, जो कोठरी बनाते हैं घरेलू सामान रखने के लिए, वो क्या कहलाती है, कुशीला कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई सहरिया जनजाति के द्वारा घरेलू सामान रखने के लिए जो कोठरी बनाते हैं घरों में वो क्या कहलाती है, तो वो कुशीला कहलाती है। उसी प्रकार से ये भी एक कोठरी, बडेरी क्या होता है, बडेरी भी ये भी एक कोठरी होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें सामान रखा जाता है घरेलू सामान, जैसे कपड़े वगैरह हुए, बिस्तर वगैरह हुए। तो कोठरी क्या, ये बडेरी क्या होता है, यह है आटा या अनाज रखने के लिए जो घरों में कोठरी बनाते हैं उस कोठरी को ही क्या कहा जाता है, बडेरी कहा जाता है। तो ये हमने इसके अंदर कुछ रीति रिवाज हमने इसके अंदर देखे थे। कुछ बातें और है, वो क्या क्या है, एक इसके अंदर एक पुनर्जन्म का जो, इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है इसके अंदर। और पुनर्जन्म में एक संस्कार है जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लेते हैं। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं सहरिया जनजाति के लोग, और ये एक संस्कार इसके अंदर विद्यमान है, माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं दारी संस्कार। दारी संस्कार, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दारी संस्कार किस जनजाति के अंदर माना जाता है या ये विद्यमान है, तो वो है सहरिया जनजाति में दारी संस्कार। और ये है क्या, ये पुनर्जन्म पर आधारित है। अब इसमें होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की, सहरिया जनजाति में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन तक क्या करते हैं, वो अपनी इनकी जो अस्थियां होती है
या यूँ कहें राख जो होती है, अस्थियां और राख को क्या करते हैं, एक साफ आंगन पर उसको बिछा दिया जाता है और उसको बिछा करके उसको क्या करते हैं, ढक लिया जाता है, कपड़े से उसको ढक लिया जाता है। क्या किया जाता है, मृत्यु किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन तक उसकी अस्थियों और राख को एकत्रित किया जाता है और उसको साफ आंगन पर बिछा दिया जाता है और उसको कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर तीसरे दिन क्या किया जाता है, तीसरे दिन में इस कपड़े को हटाया जाता है और उसको देखा जाता है। और यदि उस राख या अस्थियों के अंदर यदि उस राख में जो पदचिन्ह बनते हैं, जिस भी जीव के पदचिन्ह बनते हैं, वही उसका भावी जीवन, ऐसा माना जाता है कि वही उसकी जो आत्मा होती है वो उस नया जीवन ले लेती है। उस जो पदचिन्ह बनते हैं, जिस भी जीव के पदचिन्ह बनते हैं, उस जीव का वो क्या करता है, शरीर धारण कर लेता है। शरीर धारण उस आत्मा द्वारा कर लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसी को हम दारी संस्कार कहते हैं। तो इस तरह से ये मृत्यु के तीसरे दिन तक क्या करते हैं, उसकी अस्थियों को, राख को एकत्रित किया जाता है, साफ आंगन पर बिछा दी जाती है, उसको कपड़े से ढक दिया जाता है। तीसरे दिन क्या किया जाता है, उसके राख को देखा जाता है और उस राख में जिस किसी के भी पदचिन्ह बन जाते हैं तो वो उसी योनि में वो जन्म लेता है। ऐसा इस पुनर्जन्म को इसमें माना गया, जिसको दारी संस्कार, ये जो संस्कार कहलाता है वो दारी संस्कार कहलाता है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि जो सहरिया जनजाति है उसके विकास के लिए जो एक सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इसके विकास के लिए, सहरिया जनजाति के विकास के लिए वो 1977-78 के अंदर चलाया गया था। भारत सरकार ने इसके विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, जिसको सहरिया विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ये 1977-78 में चलाया गया। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये तिथि आपको याद रखनी है। दूसरा इसके अंदर आपको याद करना है कि यह सबसे आदिम जनजाति मानी गई है। आदिम जनजाति सहरिया, भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में की जो श्रेणी में इसको रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो यह सहरिया जनजाति के संबंध में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से आज हमारी जो जनजातियों का जो तीसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। हमने बहुत सारी इसके अंदर कुल 6 प्रकार की या 7 प्रकार की हमने इसके अंदर जनजातियाँ ली थी। वो जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं हमने पढ़ा था, उनके मुखिया के बारे में हमने पढ़ा था, किस क्षेत्र में वो निवास करती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो के द्वारा हमने आपको राजस्थान की जनजातियों के संबंध में बताया था। जल्द ही हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आएंगे।